चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूनिट नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने जो 4 इसेंशियल एलिमेंट पढ़ने थे, उसके अंदर जो पहला इसेंशियल एलिमेंट है दैट इज कैपेसिटीज टू द कॉन्ट्रैक्ट या फिर कैपेसिटीज ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, उसको फिनिश किया है। और उसके अंदर 3 ऐसे लोग थे जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल थे। मतलब अगर ये 3 लोग होंगे तभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जा सकता है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने वाली पार्टीज एलिजिबल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। तो पहला पार्टी था द पर्सन शुड बी मेजर। मेजर का मतलब होता है ऐसा बंदा जिसकी उम्र 18 साल की है, 18 साल या फिर उससे ज्यादा, 18 और मोर देन 18 नहीं बोलने का, क्या बोलने का? 18 और मोर बोलने का। सही बात है। उसके अंदर हमने कुछ आई गेस 14 या 15 पॉइंट्स देखे हुए थे, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क डाउन करके दिए हैं। रिवीजन के टाइम पे उसको पूरा फिनिश कर देंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में, ठीक है? लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत ज्यादा रिवीजन करी हुई है, तो यहां पे थोड़ा उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, थोड़ा बाद में रिवाइज करते। दूसरा था साउंड माइंडनेस। साउंड माइंडनेस मतलब ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्टिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस को रीजनेबल माइंड से अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। और पर्सन कब कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा? जब वो साउंड माइंड होता है। अनसाउंड माइंड पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा तो वो वॉइड माना जाएगा। एंड लास्ट वन था कि पर्सन शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पर्सन भले ही मेजर है, भले वो साउंड माइंड है, लेकिन अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता है। कौन से ऐसे लोग हैं? फॉरेन सॉवरेन्स, एम्बेसडर्स, अलाइन एनिमीज, कॉन्विक्टेड पर्सन्स एंड इंसॉल्वेंट पर्सन। सही बात है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सप्रेसली क्या है बोलो? डिस्क्वालिफाइड है। सही बात है। तो ये 3 लोग जो है हमने डिटेल में पढ़े हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2। दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज नाउ पॉइंट नंबर 2, दैट इज फ्री कंसेंट। यूनिट नंबर 1 में हमने इस पे चर्चा करी हुई है। व्हाट इज कंसेंट? कंसेंट मतलब पॉजिटिव रिप्लाई, पॉजिटिव असेंट। और व्हाट इज फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट मतलब कंसेसस एड एडम। याद है आपको? एक वर्ड मैंने आपको बताया था, कंसेसस एड एडम। What do you mean by this? Consensus ad addendum? Agreeing upon same thing in the same sense. मतलब आज मैं आपसे अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूं तो मेरे मन में भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का फ्री कंसेंट है। फ्रीली मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा हूं और आप भी उस कॉन्ट्रैक्ट में अपनी मनमर्जी से एंटर कर रहे हो। और हम लोग एक ही चीज के ऊपर एक ही सेंस में उस कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हैं। मतलब सपोज आई वांट टू सेल दिस लैपटॉप टू यू, आई ऑफर्ड टू यू दैट आई वांट टू सेल माय लैपटॉप, दिस इज अ Lenovo laptop. Okay, now when I'm offering you this Lenovo laptop, in my sense, in my brain, I'm thinking about selling this laptop, and in your brain you should also think about the same. Consensus ad addendum, एक साथ एक ही चीज के ऊपर एक ही जैसे सोचना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसको बोलते फ्री कंसेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सर मेरे को एचपी का लैपटॉप बेचेंगे, कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा, बिकॉज आप मिस्टेक के अंदर हो। बात समझे नहीं समझे? या फिर मैंने आपको ये लैपटॉप बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए आपको डराया, आपको धमकाया, मतलब कंसेंट फ्री नहीं है। या फिर मैंने मेरे टीचर होने के पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया और आपको इंड्यूस किया, इन्फ्लुएंस किया गलत तरीके से कि नहीं तुम अगर ये लैपटॉप खरीद नहीं करोगे तो मैं तुमको मॉक टेस्ट में फेल कर दूंगा। मतलब मैंने अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया टू मेक यू टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो बताएंगे क्या आपका कंसेंट फ्री है? नहीं, आप मॉक टेस्ट में फेल होने के डर से इस लैपटॉप को परचेज कर रहे हो। आपका जो रिप्लाई है पॉजिटिव कंसेंट फ्री नहीं है। सो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट द फ्री कंसेंट। आई गेस एक आइडिया क्लियर है फ्री कंसेंट में क्या पढ़ने वाले हैं। सही बात है।
तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो अपने मन मर्जी से करने चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उनका कंसेंट फ्री माना नहीं जाएगा। सही बात है ना। कब कहेंगे कि पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है? कब कहेंगे पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है? सो देयर आर 5 थिंग्स अंडर विच आई कैन से देयर इज नो फ्री कंसेंट इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे जो ये 5 पॉइंट बोले हुए हैं, यू कैन डू इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। ये 5 चीजों की वजह से आई कैन से नो फ्री कंसेंट। देयर इज नो फ्री कंसेंट। इन 5 चीजों की वजह से आई कैन से व्हाट? देयर इज कम ऑन, there is no free consent. Let me just check the sound is proper or not. yes. चलिए, सो अभी हमको क्या करना है, हर एक चीज को डिटेल में समझना है। कोर्शन क्या होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मिस्टेक क्या होता है, वो समझना है। अगेन एक बात पहले ही बता दूं, इसमें होलसेल सवाल नहीं आएगा कि बताओ कब कहेंगे पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं है। तो यू नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, मिस्टेक। 5 के पॉइंट जिंदगी में कभी पूछे नहीं जाएंगे, आपको पूछा जाएगा इंडिविजुअल पॉइंट्स पे। हाँ, इसके अंदर भी सब क्वेश्चंस है, कोर्शन के अंदर सब क्वेश्चंस है, अनड्यू इन्फ्लुएंस में सब क्वेश्चंस है, फ्रॉड के अंदर सब क्वेश्चंस है। कई बार कुछ जगहों पे आपको होलसेल सवाल देखने को मिल जाएगा, यानी कि फ्रॉड में कुछ आपको होलसेल सवाल दिख जाएंगे, कुछ जगहों पे आपको रिटेल सवाल दिख जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, पहले समझो कोर्शन का ये पॉइंट आप होलसेल में याद नहीं रखेंगे, इंडिविजुअली याद रखेंगे। तो यू नीड टू फर्स्ट क्लियर अबाउट ईच एंड एवरी पैरामीटर सेपरेटली, एंड देन आई विल टेल यू कि कोर्शन के अंदर क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है, कैसे याद करना है। सही बात है? अरे समझे कि नहीं समझे? ओके चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विल जस्ट डायरेक्टली जंप इनटू द पॉइंट ऑफ फ्री कंसेंट। तो आएंगे फ्री कंसेंट पे, ये रहा पेज नंबर, आएंगे आप 61 पे, आपको यहां पे ये फ्री कंसेंट का चार्ट दिख जाएगा। आगे तो ये रहा आपका फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट फ्री नहीं होता है, यानी कि कंसेंट इज नॉट फ्री। कब? कंसेंट इज नॉट फ्री कब? जब वो इन सारी चीजों से आता है। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। इस चार्ट को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज जब तक ये सारे पॉइंट डिस्कस नहीं होंगे तब तक ये चार्ट नहीं समझेगा। तो इस चार्ट को थोड़ा सा पेंडिंग मार्क करो, अगर मैं भूल गया तो आप मुझको बताना, सर ये चार्ट डिस्कस करना है। कभी हो सकता है कि इसको डिस्कस करते 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 मैं भूल जाऊँ, बिकॉज 1 2 3 दिन तो लगने ही वाले ये फ्री कंसेंट को समझाने के लिए, 3 लेक्चर तो लगने ही वाले, तो प्रोबेबली मैं भूल ना जाऊँ, तो थोड़ा सा आप मेरे को बताना बाद में, ठीक है? मैं भूलूंगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है? When 2 or more person are said to be consent when they agree upon same thing in the same sense। ये किसका डेफिनेशन है? ये कंसेंट का डेफिनेशन है। किसका डेफिनेशन है? कंसेंट। नीचे दी गई बातें आप इसको पढ़ने की कोई गरज नहीं, आप उसको बकायदा स्किप कर सकते हो, इसको बकायदा काट दो, पूरा काट दो इसको। नीचे डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट, कंसेंट फ्री नहीं है कब माना जाएगा? सॉरी, कंसेंट फ्री है ऐसा कब माना जाएगा? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, मतलब ये इन सारी चीजों से कॉज्ड नहीं है तो माना जाएगा वो फ्री, तो माना जाएगा वो फ्री है। मतलब इन सारी चीजों से वो अगर नहीं लिया गया है तो वो फ्री है। अगर इनमें से किसी एक चीज की वजह से लिया हुआ है तो वो फ्री नहीं है। जैसे कि डरा के धमका के अगर लिया तो वो फ्री नहीं है, अगर डरा के धमका के नहीं किया तो वो फ्री है। ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। होलसेल है ना, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है? चलिए नाउ अब हर एक एलिमेंट को ढंग से समझना है। उसके अंदर पहला जो था अपना, दैट इज कोर्शन। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके प्यारी समझ गई। ओके तो पहला आता है दैट इज कोर्शन। यू कैन सी नवंबर 19, उसके पहले नवंबर 1997, बीच में बहुत आए हुए थे क्वेश्चन, लेकिन मैंने ये 2 अटेम्प्ट क्यों यहाँ पे डाले हुए? बिकॉज कितने सालों से देखो ये
पूछते हुए आ रहे हैं कोर्शन। मैंने कहा ये बताना था। बीच में भी होता है, ऐसा नहीं कि 1997 में पूछा है डायरेक्टली 19 में पूछ लिया, ऐसा नहीं। बीच में बहुत बारी पूछा हुआ है। मैं आपको बता रहा था कि 1997 में भी ये क्वेश्चन था रेलेवेंट, और 2019 में भी वो रेलेवेंट है, और स्टडी मटेरियल के अंदर भी भर भर के क्वेश्चन है इसके ऊपर। तो आप इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। फ्री कंसेंट के अंदर अगर मेरे को लगता है सबसे ऊपर के लेवल पे कोई है टॉप प्रायोरिटी में, तो ये क्वेश्चन है जिस पे सवाल आ सकते हैं। सही बात है, और एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। नो, व्हाट इज कोएर्शन? ये रहा उसका डेफिनेशन। ओके, ये उसका डेफिनेशन। पूरा लिपस्टिक लगा दो। लगा दियो? ओके नाउ, जैसे हमने कंसिडरेशन का डेफिनेशन को पार्ट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा था, वैसे इसको भी पढ़ना पड़ेगा। वाई? बिकॉज देखिए, एक्सप्लेन द टर्म कोएर्शन, तो आपको कोएर्शन के टर्म को एक्सप्लेन करने का सवाल एग्जामिनेशन में बन सकता है। 19 में आया ना 3-4 साल पहले, तो प्रोबेबिलिटी रिपीट हो सकता है। तो आपको कोएर्शन के टर्म को एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन करना है तो डेफिनेशन तो लिखना होगा ना, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। नीचे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर कुछ एक आध दूसरा एग्जांपल देंगे, फिर हो गया आपका कोएर्शन का डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन। हाँ कि ना? तो पूछा सवाल है तो फिर भैया हमको उसको याद करना होगा। ठीक है, तो कोएर्शन का डेफिनेशन देखिए ना। कोएर्शन इज कमिटिंग मतलब कुछ करना, कमिट करना मतलब कुछ करना, टू डू समथिंग, कमिट करना। कमिटमेंट नहीं बोलते हैं। ओके, कमिट करना, कमिटिंग करना। और थ्रेटनिंग टू कमिट, थ्रेटनिंग मतलब डराना कि मैं ये करूंगा। हाँ कि ना? आपने हेरा फेरी मूवी देखे? हेरा फेरी पुराना वाला, फिर हेरा फेरी वगैरह नहीं, हेरा फेरी पुराना एकदम फर्स्ट पार्ट हेरा फेरी का, जिसके अंदर राजू होता है। देखा हेरा फेरी? नहीं देखा? इसके अंदर राजू होता है। राजू उस परेश रावल के घर पे किराएदार होता है, और भाड़ा वेड़ा कुछ नहीं देता है उसको। तो परेश रावल क्या करता है, उससे दाल चावल रोटी वगैरह सब बनवाता है रात को। हाँ कि ना? तो फिर शाम आता है, शाम किराया दे के रहने वाला होता है। तो उसके बाद और राजू की वैल्यू डाउन होती है, तो फिर परेश रावल जो है वो राजू के ऊपर यानी कि अक्षय कुमार के ऊपर थोड़ा झुंझला जाता है। भले तू जा रहे तो ये कर रहे। तो फिर राजू क्या बोलता है, देखो मैं चला जाऊंगा, देखो मैं जा रहा हूं, मैं सच में निकल जाऊंगा। हाँ कि ना? मतलब वो निकल जा रहा है कि डरा रहा है? डरा रहा है। निकल जाएगा तो कमिट किया उसने। थ्रेटनिंग टू कमिट मतलब कुछ करने की धमकी देना, थ्रेटन करना, थ्रेटन करना। समझे नहीं समझे? तो कोएर्शन इज कमिटिंग, कमिटिंग माने कुछ कर दिया उसने या कुछ करने की धमकी दी। जैसे आप अपने मम्मी पापा को प्रोबेबली, मैंने तो जिंदगी में कभी नहीं किया भाई, लेकिन प्रोबेबली आपने बोला मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। घर छोड़ के जाने की धमकी देना मतलब ये कॉमन था हमारे जमाने में। अभी तो पता नहीं, डायरेक्टली निकल जाएंगे प्रोबेबली, लेकिन हमने तो भगवान करे हमने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी क्योंकि अगर हमने ऐसा बोला होता तो मम्मी बोलती पहले निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो हमने तो ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं जिनका लाड़ प्यार बहुत ज्यादा होता है, जिनके मम्मी पापा थोड़े से वीक हार्टेड होते हैं, थोड़े ज्यादा इमोशनल फूल होते हैं, तो उनको मम्मी पापा को बच्चे बड़े पक्के परेशान करते। मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे घर छोड़ के निकल भी जाते हैं। तो घर छोड़ के निकल गए तो उसने कमिट किया, या घर छोड़ के जाने की धमकी दी, मतलब ही थ्रेटन टू कमिट। दोनों वर्ड का मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये दो वर्ड्स पे ही इस कोएर्शन के डेफिनेशन का बेस है। मतलब कुछ करा है या कुछ करने की धमकी दी है। क्या करने की, क्या करने की और क्या उसने करा है एक्चुअली? ऐसा कोई भी एक्ट जो इंडियन पिनल कोड, सर
इसको मैंने पहले कहीं देखा है। इंडियन पिनल कोड कहां देखा है इसको? आके ना, व्हाट इज इंडियन पिनल कोड? It is, we have seen it in the criminal law, not civil law. Indian Penal Code. What is Indian Penal Code? मराठी में या हिंदी में अनुवाद क्या है उसका? भारतीय दंड विधान। आई बात समझ में? ऐसे क्या होता है ये? सीआरपीसी एंड आईपीसी में क्या डिफरेंस है? आईआरएफ पढ़ा है ना हमने। सीआरपीसी और आईपीसी में क्या डिफरेंस है? क्रिमिनल laws या criminal activities are governed by CRPC and IPC। ऐसा पढ़ा था हमने, ऐसा लिखा था आपने। तो what is CRPC and what is IPC? CRPC में रुको बता रहे। CRPC में क्या होता है? CRPC में सजा दी होती है, सजा क्या होगी वो लिखा है। और आईपीसी में, आईपीसी में सजा कैसे देनी है वो लिखा है। अच्छा, कुदरत के करिश्मे को चेंज कर दिया उसने। भैया नाम देखो ना उसका। सुनो सुनो बेटा, सुनो। हाँ सुनो, याद कैसे रखना उसको, सुनो मैं बता रहा हूं याद कैसे रखना। बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ हो गया। मतलब माँ को बाप, बाप को माँ बोलते तूने। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सीआरपीसी का लॉन्ग फॉर्म प्रोसीजर है ना। तो प्रोसीजर में क्या होता है? प्रोसेस होती है कि कैसे उस केस को चलाया जाएगा, प्रोसीजर चलाने का प्रोसेस। और दंड विधान मतलब दंड देने का विधान, स्टेटमेंट ये होगा। तेरे को फांसी होगी, कहां लिखा जाएगा? लेकिन वो फांसी देने तक का प्रोसेस कहां लिखा जाएगा? कौन से कोर्ट में जाएगा, उसके लिए वकील कौन होगा, कैसे ट्रायल किया जाएगा, केस कैसे चलेगा, कौन उसको जज करेगा, कौन से कोर्ट में जाएगा, ये कहां लिखा हुआ? तो वो आपको बताया था मैंने, यहां पे भी बताया, वापस याद रखने का। ठीक है, तो कौन सा एक्ट आप कर रहे हो या करने की धमकी दे रहे हो? ऐसा कोई भी एक्ट जो इंडियन पिनल कोड से फॉरबिडन, फॉरबिडन मतलब प्रोहिबिटेड, या फिर आई कैन से रिस्ट्रिक्टेड, या फिर आई कैन से बैंड। बैंड मतलब कर ही नहीं सकते रे। जिप लगा। ओ मेरे नालायक बच्चों, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो या करने की धमकी दे रहे हो जो इंडियन पिनल कोड आपको करने से रोकता है कि आप ये नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किडनैपिंग। इंडियन पिनल कोड बोलता है नालायक अगर किडनैपिंग की है ना 14 साल के लिए अंदर डालूंगा तेरे को। एक्सटॉर्शन लिया, एक्सटॉर्शन हफ्ता वसूल करना, गांधीनगर, he would have practically dealt with this है। आगे ना, नहीं सर बात ही नहीं करते उसके बारे में। कुछ गुंडे वगैरह लोग होते हैं जो बिजनेसमैन लोगों से, पैसों वाले लोगों से काइंड ऑफ इलीगल हफ्ता वसूल करते हैं। आज भी चलता है, कोई खुल के बात नहीं करता, लेकिन आज भी चलता है। जहाँ पे मार्केट एरिया वगैरह होता है वहां पे ये तो हमेशा चलता है। और नहीं दिया तो फिर परेशान करते लोगों को, धमकी देकर जाते हैं। हाँ, मैं आपको एक रियल लाइफ इंश्योरेंस बताना चाहूंगा इस बारे में। नाम वगैरह नहीं लूंगा किसका, बस ऐसे समझो। हमारा एक दोस्त है, अगेन फ्रॉम सिंधी बैकग्राउंड, सिंधी फैमिली, इज नॉट बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उनके बहुत सारे बिजनेसेस है, यू वुड प्रोबेबली नो हिम। सो उनके बहुत सारे बिजनेसेस है। तो उन्होंने यहीं पे कोल्हापुर के एरिया में एक मेडिकल शॉप जो है वो शुरू उनको करना था। ऐसे बहुत सारे उनके मतलब 4-5 तरीके के बिजनेसेस है उनके। तो उनको एक एक्सपेंशन करना था, डाइवर्सिफाई करना था अपने बिजनेस को। तो दे थॉट दिस इज द आई गेस 10-15 ईयर्स बिफोर। सो उन्होंने मेडिकल शॉप खोलने की सोची थी। तो कोल्हापुर के एक पॉश एरिया में जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल्स है, वहाँ पे उन्होंने एक मेडिकल स्टोर खोलने की सोची। तो दे स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। तो उन्होंने एक जो ब्लॉक है वो रेंट पे लिया, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करी। अभी मेडिकल स्टोर है तो ऐसे एक टेबल लगा के नहीं बन सकता है, पूरा वो तामझाम पूरा होना चाहिए, वो ड्रॉवर्स ये वो मतलब फर्नीचर पूरा वेल फर्निश्ड होना चाहिए।
मेडिकल स्टोर, उसमें कंप्यूटर ये वो, फिर उसके बाद मेडिसिन भी खरीदी करने पड़ेंगे, खाली फर्नीचर का कोई मतलब नहीं। सो दे गिव एन ऑर्डर टू द फार्मास्यूटिकल कंपनी, वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू परचेज द मेडिसिन वगैरह। तो सब कुछ होने के बाद, मतलब देखो लोग होते कैसे, लोग नुकसान कैसे करवाते। सब कुछ होने के बाद वो बाजू में एक दो मेडिकल शॉप वाले थे, उनका धंधा सही चल रहा था, अब उनके लिए कंपटीशन है, एंड दे आर द बिग जायंट्स। सो व्हाट दे डिड, दे हायर्ड सम जयकांत चिकरे and they send him towards my friend's family or friend's papa कि you cannot open shop here। बोले why? बोले नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, अगर शॉप ओपन करना है तो कुछ इतना पैसा हमको देना पड़ेगा। बोले इतना पैसा दूंगा तो शॉप चलाऊंगा कैसे, इतना पैसा रिकवर करने में मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मतलब शॉप चलाऊंगा उससे पैसे कमाऊंगा, पूरा पैसा तुमको ही दिया तो मैं अननेसेसरली यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, हाँ कि ना। तो फिर उनके पापा ने उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, बोले ऐसे गुंडे हैं वो लोकल गुंडे, बोले छोड़ो। फिर कुछ दिनों के बाद वापस वो गुंडे आए, बोले कि तुम अगर यहाँ पे शॉप ओपन करोगे ना तुम्हारे बेटे को अगवा कर लेंगे, मतलब राइट किडनैपिंग। और उसके बेटे के फोटोज वगैरह स्कूल में, मतलब उसके पापा को बोल दिया, छोटा उनका भाई भी था मेरे फ्रेंड का, तो उसके स्कूल में जाकर के उसके फोटोज वगैरह खींचे मोबाइल पे, कहाँ जाता है क्या करता है उसका पूरा स्केड्यूल उसके मोबाइल पे डाल दिया। बोल देख तेरा बेटा ये करता है वो करता है ये वगैरह वगैरह, कहीं कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे शॉप ओपन करने का नहीं। तो व्हाट हुम ही हायर्ड, हु हायर्ड दिस दैट जयकांत चिकरे, ये दो तीन शॉप वाले जो थे उन्होंने उसको हायर किया था ताकि यहाँ पे शॉप। तो फिर उस टाइम पे उसके पापा डर गए, बोले कि अरे यार धंधा, ये दो तीन धंधे हैं अपने वो चल रहे, ये कर नहीं देंगे, जिनके लिए कर रहे वही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, है तुम्हारा फैमिली बड़ा है, बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, ये प्रैक्टिकली होता है। देन उन्होंने वो शॉप ओपन नहीं करी, इसको कोर्शन बोलते रे, उसने करा है कि करने की धमकी दी है, करने की धमकी दी है। जब मैं सिंघम मूवी देख रहा था वो सीन आता है, देखो तुम्हारा बच्चा जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेल रहा है कुछ समय में किडनैप होने वाला है, हाँ कि ना। बोरकर या टोपकर कैसा नाम होता है उसका बिजनेसमैन का, बोलते क्या बकवास कर रहे हो, मुझे मेरा फोन कटो, जयकांत चिकरे डायलॉग मारते, लगा उसको वापस फोन लगा, अरे क्या भाव आजकल सब वो सेल वगैरह में लग गए हैं, 2 पेटी रेडी रखना, तो 2 पेटी रखता है, फिर बच्चे से वो निकल जाते वहां से, सीन है ना जंग। उसको कोर्शन बोलते रे। कुछ लोगों को उसने अगवा कर लिया था, ऑलरेडी कमिट कर लिया था, लेकिन उसको धमकाया, चलिए काम करते सीन देख ही लेते, मजा आएगा बहुत। कोर्शन का कॉन्सेप्ट, अरे ये मूवी आया क्या पुष्पा, आया क्या, नहीं आया अभी, कब आने वाला है, दिसंबर में। सीन है, दो अलग अलग सिचुएशंस है। एक जगह पे उसने क्या किया, कमॉन कमॉन क्या किया है, कमिट किया है। एक जगह पे क्या किया है, कमॉन थ्रेटनिंग टू कमिट किया है। कौन सा एक्टिविटी बताओ। अब ये किडनैपिंग करना, मर्डर करना, वेदर इट इज फोरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। पहला सेंटेंस समझे, पिछले 15 मिनट से मैं आपको पहला सेंटेंस समझा रहा हूं। पिछले 15 मिनट पे मैं आपको क्या कर रहा हूं, पहला सेंटेंस समझा रहा हूं।
कोर्शन इज क्या बोलो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट क्या, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। वापस एक बार, ये सेंटेंस अगर नहीं लिखा तो आपको एग्जामिनेशन में नंबर मिलने वाले नहीं है, ये बात समझो। ओके, तो टेल मी व्हाट इज कोर्शन। कोर्शन इज क्या बोलो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट क्या बोलो, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड। वापस एक बार शांति से बोलेंगे, व्हाट इज कोर्शन। कोर्शन इज क्या बोलो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। जोर से बोलो क्या, कोर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट क्या, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। बिना बोले, बिना देखे बोल सकते, कम ऑन, क्या बोलो, व्हाट इज कोर्शन। कोर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट क्या, एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय, वापस एक बार बोलो जोर से, कम ऑन, टू। हो गया खत्म, मैं बोल रहा हूं तो साथ में बोल रहे हैं। पहले एक पार्ट, कोर्शन इज कमिटिंग टू कमिट क्या, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। पहला क्या बोलता है, आपने क्या करा है, क्या करने की धमकी दी है, ऐसा कोई भी एक्ट जो क्या है बोलो, इंडियन पिनल कोड से फॉरबिडन है, इंडियन पिनल कोड से फॉरबिडन है, इंडियन पिनल कोड से फॉरबिडन है। नंबर 2 क्या बोला हुआ है, अनलॉफुल डिटेनिंग, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी। मतलब किसी की कोई भी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन, डिटेन मतलब अपने पास रखना, डिटेन करके रखना, डिटेन, डिटेन मतलब क्या, कब्जा रखना अपने पास। किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली अपने पास रखना या पास रखने की धमकी देना, हाँ कि ना, यहाँ पे देखो, फॉरबिडन बाय कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। नंबर 2 अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू प्रिजुडाइज ऑफ एनी पर्सन। प्रिजुडाइज मतलब कि उसको, उसके खिलाफ जाकर के, प्रिजुडाइज उसके खिलाफ जाने के लिए, और उसके पीछे का इंटेंशन क्या है कि उस पर्सन को हमको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना है, उस पर्सन को हमको क्या करने का, कम ऑन, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाने का है। वापस एक बार, व्हाट इज कोर्शन, सिंप्लीफाइड मैनर में पहला सेंटेंस, कोर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। पहला पॉइंट खत्म। नंबर 2 अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। पहले क्या था, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, अभी क्या है, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन क्या, एनी प्रॉपर्टी टू प्रिजुडाइज द पर्सन। प्रिजुडाइज मतलब कि उसके खिलाफ जाने के लिए, मतलब उसके मन के खिलाफ जाने के लिए। तुम्हारा मन है क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, वो टपकर का इंटेंशन था कि उसको 1 करोड़ देने का, उसको डराए रहे हो, बच्चे को किडनैप कर लेंगे, तो फिर वो आया तो उसको प्रिजुडाइज किया हमने, टू प्रिजुडाइज एनी पर्सन टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। और उसका इंटेंशन क्या है, ये सब करने का इंटेंशन क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी और पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा रहे, एग्रीमेंट में एंटर करवा रहे, मतलब इन शॉर्ट उसका कंसेंट ले रहे हैं, उसका कंसेंट, जो उसका कंसेंट फ्री नहीं है। झेप लगा, बराबर झेपा गया। मैं लिखता हूं आपके लिए, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे यहां पे। कोर्शन का मीनिंग एग्जाम में आया है तो हमको लिखना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना होगा। बट सेकंड में थोड़ा सा इसको काट दो यहां से पूरा। चलिए, सो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, कम ऑन, कौन सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बोलो उसको ऐसे लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग उन्होंने लग के लिखा है, इसको कोअर्शन ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये टाइम पे ऐसे लिखते हैं बेसिकली, ये तो कोअर्शन।
तो व्हाट इज कोअर्शन? मीनिंग में हम लोग क्या लिखेंगे? कोअर्शन क्या होता है? कम ऑन, क्या लिखेंगे? कमिटिंग और क्या बोलो? थ्रेटनिंग टू कमिट। ओके, क्या करने की और क्या क्या करा या क्या करने की धमकी दी? कम ऑन, एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय, कम ऑन, बाय इंडियन पिनल कोड। सही है, ये हुआ आपके डेफिनेशन का पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या आएगा? अनलॉफुली डिटेनिंग और क्या बोलो? थ्रेटनिंग टू डिटेन। यहां पे कमिट था, अब यहां पे क्या है? डिटेन। क्या बोलो? क्या डिटेन करने का है? क्या अपने पास रखने का है? किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? यस, ये सब कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स? टू प्रिजुडाइज दी पर्सन, टू प्रिजुडाइज दी पर्सन। और ये प्रिजुडाइज, उसके खिलाफ जाकर के हम क्या करने वाले हैं? हमारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन हमारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन टू कॉज एनी पर्सन, इंटेंशन टू कॉज मतलब रीजन है, दिस इज द रीजन। कॉज एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। मतलब इन शॉर्ट उसको हम लोग एग्रीमेंट में एंटर करवाने के इंटेंशन से कर रहे हैं ये सब कुछ। मतलब ऊपर जो हमने किया है, ये सब कुछ जो हमने किया है वो इसीलिए था। दिस इज द मेन थिंग। और इसीलिए हम इसको क्या नहीं बोलते? कम ऑन, इट इज नॉट ए फ्री कंसेंट। क्यों फ्री कंसेंट नहीं है? उसका इंटेंशन नहीं ना, हम उसको मजबूर कर रहे हैं। तो समझेगा, हम उसको मजबूर कर रहे हैं कि तू एंटर हो जा कॉन्ट्रैक्ट में। कैसे मजबूर कर रहे हैं उसको? उसके साथ कुछ करके या कुछ करने की धमकी दे करके। क्या करने की धमकी? ऐसा कोई भी काम जो इंडियन पिनल कोड आपको करने की अनुमति नहीं देता है। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा? मर्डर, किडनैपिंग एटसेट्रा। या फिर क्या करके उसको हम एंटर करवा रहे हैं? उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली, मतलब कोई प्रॉपर्टी, उसका गाड़ी, घर वगैरह, जो व्हाटएवर प्रॉपर्टी, ज्वेलरी वगैरह, उसको लेके अपने पास रखा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेगा तब तक नहीं दूंगा। समझे नहीं समझे? प्रॉपर्टी में कुछ भी आ सकता है ना, ज्वेलरी आ सकती है, गोल्ड आ सकता है, कार एटसेट्रा, कोई भी प्रॉपर्टी अपने पास लिया, चोरी करके अपने पास रखा। जब तक कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेगा मैं वापस नहीं दूंगा। तो झक मार के करेगा ना वो, हाँ कि ना? वो अपने धमाल मूवी देखा है? धमाल मूवी में बमन होता है, बमन। तो बमन के पापा की कार होती है जो उसको बड़ी प्यारी होती है, जो उसको पूरा सत्यानाश करता है कार का। तो वो कार उसके पापा की बहुत चहेती क्यों होती है? बिकॉज वो उसके दादाजी ने दिया होता है उसके पापा को, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो बताओ, अगर कोई उसकी कार को अपने पास रख दिया और बोल दिया जब तक मेरे को घर नहीं बेचेगा तब तक कार नहीं दूंगा, कार का सत्यानाश कर दूंगा, कार का हाहाकार कर दूंगा मैं, तो यू टेल मी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा नहीं करेगा? पॉइंट नंबर सेकंड। समझे क्या? क्यों कर रहे हैं? उसके खिलाफ जाके कर रहे हैं ना ये सब कुछ। उसके मन मर्जी थोड़ी ना हो रहा है ये। उसके पापा की, उसके दादाजी की कार क्या उसके मर्जी से लेके चले गए? टू प्रिजुडाइज दैट पर्सन। और ये सब कुछ करने का इंटेंशन क्या है? लास्ट वाला, इसको बोलते कोर्शन। एग्जाम में सवाल है, एक्सप्लेनेशन में इतना लिखना ही लिखना है। और अगर मैं सच्ची बता रहा हूं, तुम अगर ऐसा लिख दिया ना एग्जामिनेशन में, वो पागल हो जाएगा, बोले कहां से पढ़ के आया तू। बिकॉज इतना सटीक कोई नहीं लिखता है, बिकॉज पढ़ता ही कोई नहीं है सटीक। ओवर जनरलाइज करके पढ़ लेते हैं।
हमको ओवर जनरलाइज नहीं करना है, जो है पूछा है तो उसको प्रॉपरली पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जहां पे ओवर जनरलाइज करना मैं आपको बता देता हूं कि ये जनरलाइज पॉइंट है, उसको ऐसे याद करके निकल जाओ। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसपे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ना, उसको एफर्ट लगा करके याद करना होगा ना। सो दिस इज वन ऑफ दैट पॉइंट जहां पे हमको उन वर्ड्स को पिक करके लिखना होगा, उसको याद करना होगा, उसको रिटेन करना होगा। समझे नहीं समझे? लिख दिए तो फिर आपको नंबर अच्छे खासे मिल सकते। दैट विल गिव एन एक्स्ट्रा इंप्रेशन एंड बेटर इमेज ऑफ योर सेल्फ इन टू द आईज ऑफ एग्जामिनर। बोले क्या बच्चा, क्या लिखा बच्चे ने? थ्रेटनिंग टू कमिट, कमिटिंग, डिटेनिंग, अनलॉफुल डिटेनिंग द प्रॉपर्टी, थ्रेटनिंग टू डिटेन द प्रॉपर्टी, टू प्रिजुडाइज द पर्सन, टू मेक श्योर दैट, इंटेंशन टू कॉज एनी पर्सन, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अरे भैया ऐसा लिखेगा तो पागल नहीं होएगा वो? हाँ कि ना? यही यही हमको इंप्रेशन बनाना है एग्जामिनर के सामने। एग्जाम में पास होना है मतलब क्या? देखो, आज आप क्लाइंट के सामने ये सब कुछ नहीं बोलते हो। अब अकाउंटिंग आप सीखते हो नहीं सीखते हो, क्लाइंट के सामने क्या अकाउंटिंग करके दिखाते हो उसको? नहीं, देखो मैं कैसा एंट्री मारता हूं, देखो अभी तुमने सेल किया ना, देखो कैश अकाउंट डेबिट हो, सेल्स अकाउंट, ऐसा तुम एंट्री पास करके बता देगा उसको। उसको क्या बोलते हैं, देख तुमने ऐसा किया, ठीक है मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। मतलब लॉजिकली आप अपना काम कर रहे हो, क्लाइंट को बताते नहीं हो कि मैं ये काम कर रहा हूं। तो काम करना क्या है वो सीख रहे, जताना नहीं होता है। लेकिन एग्जामिनर को तो बताना होता है ना। एग्जामिनर को ये बताओ कि नहीं मेरे को आता है, मैं क्लाइंट को ऐसा नहीं बताता, तो मैं तुमको क्यों बताऊं? नहीं, एग्जाम पास होना अलग बात है, काम करना अलग बात है। समझे कि नहीं समझे? एग्जाम पास करना अलग बात होती है, काम करना अलग बात होती है। तो हमको अभी एग्जाम पास करने के बारे में सोचना है। ये जो एफर्ट कर रहे हैं ना, एग्जाम पास होने के लिए कर रहे हैं। तो एग्जाम पास करने के लिए हमको क्या करना होगा? थोड़ा सा इंप्रेशन बनाना होगा, और उसके लिए एफर्ट लगाने होते हैं। मैं बताऊंगा कहां पे एफर्ट्स लगाने हैं तो कहां पे नहीं लगाने हैं। समझे बात को? क्लियर हो? मतलब हमारा क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं ये सब कुछ। अदरवाइज फिर समझेगा नहीं करना क्या, क्या छोड़ना है, क्या करना है, किस पे फोकस रखना है। देयर शुड बी समथिंग अबाउट विच यू शुड नो एवरीथिंग, एंड देयर शुड बी अदर थिंग्स अबाउट विच यू शुड नो समथिंग समथिंग। पढ़ाई के अंदर भी वही होता है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिसके बारे में आपको सब कुछ पता होना जरूरी है, और बाकी सारी चीज छोटा 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 पता होना जरूरी है, जिसके अंदर आप अपना आंसर पूरा कर पाओ। कोर्शन का मीनिंग क्लियर है? वापस एक बार शगुन के लिए कोर्शन का मीनिंग रिवाइज करते हैं और फिर आप लिखने का काम करेंगे। व्हाट इज कोर्शन? कोर्शन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट क्या? एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, to prejudice the person with the intention to cause any person to enter into an agreement, उसको क्या नाम देते हैं? कोर्शन का नाम देते हैं। बाकी अभी कोर्शन में और भी कुछ पढ़ना है, बताएंगे। ये क्लियर है? अभी काम करेंगे, नोटबुक के अंदर हेडिंग देंगे फ्री कंसेंट, ऊपर नए पेज पे शुरुआत करेंगे। सर माझं पेज राहिलंय शिल्लक, तिथं काय नाही, तिथं चित्र काढा घरात जाऊन, आमची मम्मी कावत्या कावू दे, आमचा पप्पा मारत्यात मारू देत। नए पेज पे लेना है, ऊपर हेडिंग क्या देंगे? कम ऑन, फ्री कंसेंट। उसके नीचे लिखो नंबर 1 कोर्शन, हाईलाइट करो दोनों भी चीजों को और ये लिख दो।
इज इट ओवर? लिख दिया आपने, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इजाजत है? चलिए, सो ये आपका क्या बोलो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में सवाल आया तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। देखिए यहाँ पे सेकेंड पैराग्राफ है जिसको एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा आगे लेके जाता है। इट इज टू बी नोटेड दैट दिस सेक्शन डज नॉट रिक्वायर दैट कोर्शन मस्ट प्रोसीड फ्रॉम अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्शन जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी से ही आ जाए। कोर्शन मतलब क्या? वो डराना धमकाना, समझी क्यों? मेरे फ्रेंड के एग्जाम्पल में क्या हुआ था, किसको वो डराना धमकाना था? वो जो शॉप वाले है ना, बाजू वाले, उनको मेरे फ्रेंड के पापा को धमकाना था। लेकिन क्या वो खुद डराने के लिए आए या किसी और को हायर किया? जयकांत चिकरे को हायर किया ना। तो जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के जो पार्टीज होते हैं वही कोर्शन करे, जरूरी नहीं है। कोई थर्ड पार्टी को हायर करके भी कोर्शन किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसने कोर्शन ही नहीं किया। जैसे ए पर्सन है और यहाँ पे बी पर्सन है, ए पर्सन को बी को धमकाना है तो वो खुद जाके धमकाता नहीं है क्योंकि उसकी इमेज स्पॉइल हो जाएगी सोसाइटी में। तो व्हाट ही डिड, ही हायर्ड सम जयकांत चिकरे ओवर हियर और उसको पैसा दिया और बोला जाओ उसके धोखे धमकाओ। तो लग क्या रहा है, किसने धमकाया? जयकांत चिकरे ने बी को धमकाया, लेकिन एक्चुअली में किसने धमकाया? तो बी किस पे केस बनाएगा? ए पे बनाएगा। तो माना जाएगा कि ए ने ही कोर्शन किया हुआ है। ए ये नहीं कहेगा मम्मी कुठे गेला लो, ये नहीं कहेगा ना कि मैंने कहा किया है भाई, मैं तो नहीं गया था वहां पे, लेकिन उसने ही किया ना, उसके ही इच्छा पे ही किया ना। तो जरूरी नहीं कि कोर्शन किसने किया हो, कॉन्ट्रैक्टिंग के पार्टीज ने किया हो। नॉर इट इज नेसेसरी दैट सब्जेक्ट ऑफ द कोर्शन मस्ट बी द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, इट मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी थर्ड पर्सन व्हाटसोएवर। मतलब वो थर्ड पार्टी के द्वारा भी किया जा सकता है। झेप लगा? झेप लगा? चलिए, अब जो डेफिनेशन लिखा है उसके नीचे लिखा कोर्शन बाय हुम, हेडिंग देना कोर्शन बाय हुम, कोर्शन बाय हुम। कोर्शन बाय हुम, कोर्शन बाय हुम। ओके, कौन करेगा कोर्शन? लिखो, नंबर 1 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑन ईच अदर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑन ईच अदर, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ऑन ईच अदर। एंड नंबर 2 कौन करेगा? इट मे बी डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी, डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी, क्या बोलो, थर्ड पार्टी। ये लगा? ओके, चलिए, अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे कि इफेक्ट्स, कि कोर्शन के इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं। चलो कोर्शन तो कर लिया, लेकिन व्हाट इज आफ्टर दैट? जैसे कि उस ओल्ड मैन को जयकांत चिकरे ने डायलॉग बाजी करके धमकाया, उसके बेटे को पहले मारा और उनके बच्चों को मारने की धमकी दिया और उसको बोला कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का, नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। डायलॉग क्या है? तेरा फैमिली बड़ा है और बाहर मेरा ट्रक खड़ा है, चौथे पे चौथा चलता ही जाएगा, हाँ कि ना? तो ये तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया। आगे क्या? आगे ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्शन से एंटर हुआ है ना, बूढ़े बाबा का साइन लिया ना, कैसे लिया? कोर्शन से लिया ना। तो व्हाट इज द इफेक्ट आफ्टर दैट? यू टेल मी, क्या हो सकता है आगे? क्या होगा आगे की कहानी आप बताओ। सर मैंने सिंघम मूवी नहीं देखा, मैं सिंघम मूवी की बात नहीं करता ना लायक, मैं बात कर रहा हूं कोर्शन कॉन्ट्रैक्ट की। आगे क्या होगा? व्हाट इज आफ्टर दैट? सॉरी, वॉइड माना जाएगा। ओके, वॉइड है, वॉइडेबल है, वेरी गुड। द कोर्शन इज, क्या बोलो, वॉइडेबल एट द ऑप्शन हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन। मीन्स व्हाट? इन शॉर्ट में कहूंगा
कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसका कंसेंट फ्री नहीं है, whose consent is not free। मतलब हमारे केस में कौन है? हमारे एग्जाम्पल में कौन है? ओल्ड मैन। जेब लगा, समझ रहे हैं? ऐसे ही मुंडी ला रहे हो है? ये पहला इफेक्ट है। अगर कोई भी पर्सन कोर्सन से कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए क्या हो जाएगा? वॉइडेबल। तो जयकांत शिकरे के ऊपर क्या बूढ़े बाबा केस फाइल कर सकते हैं? क्या जयकांत शिकरे बूढ़े बाबा केस फाइल कर सकता है? नहीं। अच्छा, बूढ़े बाबा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म भी करने के लिए बोल सकते हैं ना? हाँ कि ना? मतलब ये हैज टू ऑप्शंस। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट को बोलेगा नहीं नहीं मेरे को घर बेचने का, अभी जयकांत शिकरे बोला नहीं मेरे को नहीं खरीदेगा ना, कैसा खरीदी नहीं करेगा, मैंने साइन दिए। जयकांत शिकरे बोला नहीं मेरे तो कोर्शन किया था, फिर क्या हुआ? मेरे को अभी बेचने का है। मतलब वी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बाय ट्रीटिंग इट एज ए वैलिड। एंड दूसरा ऑप्शन क्या है? वो क्या बोलेगा? नहीं 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 मेरे को घर नहीं बेचने का है बिकॉज मेरा कंसेंट फ्री नहीं है। मतलब वो दोनों काम कर सकता है, लेकिन जयकांत शिकरे उसको घर बेचने के लिए बोल सकता है क्या? जबकि बूढ़े बाबा बेचना ही नहीं चाहते। बूढ़े बाबा चले गए कोर्ट में, बोला कि मेरे को ना घर बेचने का नहीं, मेरा कोर्शन हुआ मेरे ऊपर। जयकांत शिकरे बोला नहीं, एक बार तुमने साइन किया, एक बार जो तुमने कमिटमेंट कर दिया तो पीछे हटने का नहीं। क्या जयकांत शिकरे से बोल सकता है? नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तुमने मेरे को साइन दिया तो वैलिड है, अभी परफॉर्म करने का। योर लायबिलिटी इज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द हाउस टू मी। नो यू कैनॉट से लाइक दैट। मीन जयकांत शिकरे एनफोर्स नहीं कर सकता, लेकिन क्या बूढ़े बाबा एनफोर्स कर सकते हैं? बूढ़े बाबा कैंसिल भी कर सकते हैं। टू ऑप्शंस, उसको बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हमने ऊपर देखा हुआ था काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ऑन द बेस ऑफ एनफोर्सिएबिलिटी, वैलिडिटी, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल। याद है? तो पहला इफेक्ट समझे। एग्जाम में सवाल देखो ना क्या है, एक्सप्लेन कोर्शन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोर्शन। तो इफेक्ट्स को याद करना होगा। अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन लिखा है वो, और अभी जो पढ़ रहे हैं वो, जो लिखने वाले वो, समझेगा? तो कोर्शन से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं तो वो क्या होता है? कम ऑन, वॉइडेबल होता है। किसके लिए वॉइडेबल होता है? जिसका कंसेंट फ्री नहीं है। मतलब कौन? ओल्ड मैन। ये पहला इफेक्ट है। चलो दूसरा, अब ये पहले से एकदम जुदा है। दूसरा कोई कनेक्टेड पॉइंट नहीं है, इंडिपेंडेंट पॉइंट है ये दूसरा वाला। अगर मान लो कहानी को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, इफ सपोज जयकांत शिकरे ने, सुनो इसका आंसर आपको पता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देना। जयकांत शिकरे ने ओल्ड मैन को इस घर बेचने के बदले या घर खरीदने के बदले एडवांस दिया था 20 करोड़ का। कितने का? 20 करोड़ का एडवांस। बाकी जो पेमेंट है बैलेंस 80 करोड़ का, वो पूरा एग्रीमेंट वगैरह होने के बाद। अभी एडवांस दिया 20 करोड़ का, लेकिन जयकांत शिकरे ने ओल्ड मैन का कंसेंट कैसे लिया है? कोर्शन से लिया है, हाँ कि ना? तो ओल्ड मैन के पास दो ऑप्शन है, एक तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे या फिर वो ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल्ड, परफॉर्म ना करे। मान लो उसने परफॉर्म नहीं, कैंसिल करने की सोची है, बोले नहीं मेरे को घर नहीं बेचने का है, आई वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। चले गए कोर्ट में, तो यू टेल मी कोर्ट में साबित हुआ कि कोर्शन हुआ था इसके ऊपर और ये गलत बात है वगैरह वगैरह वगैरह। तो टेल मी व्हाट अबाउट दिस एडवांस ऑफ 20 करोड़? कैंसिल करने के बाद ₹20 करोड़ का एडवांस ओल्ड मैन ने किसको देना है वापस? जयकांत शिकरे को रीपे करने का है। क्योंकि ये 20 करोड़ का एडवांस क्या हो गया? कम ऑन, कुछ बेनिफिट रिसीव्ड अंडर वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पार्टी। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होने वाला है, और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाला है तो बेनिफिट तुम किसी और का कैसे रख सकते हो? गुटखा वाला एग्जांपल याद है क्या तुमको? So a person to whom the money has been paid or anything delivered must क्या बोलो? Repay or return it.
whatever delivered must repay or return it. आई गेस पूरा लॉजिक क्लियर है आपको. कोर्शन क्लियर छे. चलिए एक काम करेंगे, अभी मेरे साथ लिखेंगे ना, शुरू करेंगे इफेक्ट्स ऑफ कोर्शन. इज इट ओवर? चलिए जरा ये वाला पैराग्राफ पढ़िएगा और बताइएगा क्या लिखा है.
यस, रेड इट। बताएंगे मुझको, अगर किसी ने सुसाइड करने का धमकी दिया तो क्या वो कोर्शन है? सुसाइड करने का धमकी दिया तो क्या वो कोर्शन है कि नहीं है? और द आंसर इज यस। सुसाइड करना इंडियन पिनल कोड में अलाउड नहीं है। एक फनी इंसिडेंट बता रहा हूं मैं तुमको। एक पर्सन ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया लेकिन नहीं हुआ, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। समझे? एक पर्सन ने सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया और नहीं मरा, पर उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। क्यों बताओ? बिकॉज उसके इस एक्ट की वजह से उसके घर वाले को परेशानी हुई। एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। देखिए अपने पे आप बीती नहीं है ये, इसलिए हमको ये एकदम नॉर्मल लगता है। सुसाइड डिफिकल्ट चीज टू डाइजेस्ट। इमेजिन करो ना भाई, किसी के घर पे कोई पर्सन ऐसे ही बिना वजह सुसाइड कर लेते हैं तो उसके घर वालों को मेंटल एगनी होएगा कि नहीं होएगा? हाँ कि ना? सो दैट इज रियली वेरी डिस्टर्बिंग थिंग फॉर द फैमिली मेंबर्स। तो ये इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर हुआ है एक्चुअली। ये हमारे यहाँ पे सुसाइड किया, बच गया, तो उसको ऐसा चारों जन बैठ के भाई क्या हुआ भाई, ऐसा मत कर, उसको उठा के जेल में डाल दिया डायरेक्ट। हाँ कि ना? तो सुसाइड करने की धमकी देना इज क्या बोलो? कोर्स। लड़के ने लड़की को बोला तुम मेरे से शादी नहीं करोगे मैं मर जाऊंगा, मैं रंकाड़ा से कूद जाऊंगा। तो लड़की ने बोला हाँ ठीक है चल ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर एग्रीमेंट वगैरह बना दिया, फिर वो कोर्ट में चली गई। जज साहब देखो नालायक क्या करता है, बताओ कोर्शन हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो लड़की एनफोर्स कर सकती है ऐसा वाला? सुसाइड इज क्या बोलो? लड़कियों याद रखना, ऑनलाइन लड़कियां अगर कुछ देख रही है तो समझ लेना प्रैक्टिकल चीज है भाई। लॉ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, प्रैक्टिकल है कि नहीं है? अगर मान लो आपके साथ कोई ऐसा करेगा, डराएगा धमकाएगा आपको, नालायक को बोल देना ठीक है कर लूंगी शादी तेरे से, बाद में जाने का कोर्ट में कोर्शन हुआ है मेरे ऊपर, डाल दो इसको जेल में नालायक को, मरने दो वहां पे। हाँ कि ना? और अगर उससे भी आपको कुछ नहीं करना है, वो बोले कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, फिर मर जा। वैसे भी तुमसे शादी करके मैं मर ही जाऊंगी ना, तो बेटर कोई तो मरे, तो किसी का मरना तय है तो तू मर। नहीं, मैं आपको एक नसीहत दे रहा हूं, जिंदगी बर्बाद करने से बेटर है कि किसी की जान जाए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए यूट्यूब लाइव पे किसी की जान लो वगैरह, तो आप थोड़ी ना ले लो जान, बिल्कुल गलत बात है। और प्यार के लिए जान देनी पड़ रही है तो घंटे का प्यार है। हाँ कि ना? प्यार में अपनी जान को संभालना है, ना कि अपनी जान के लिए अपनी जान देनी है। हाँ कि ना? शूज अभी तो देखो क्या सीन है, आई डोंट थिंक कि आई हैव नॉट गॉन थ्रू ऑल द सिचुएशंस कि सुसाइड में लोगों का मेंटल लेवल क्या होता है। आई डोंट नो, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट अपना जिंदगी खत्म करना मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा बड़ा हुआ है जिसकी वजह से लोग इस लेवल पे आ चुके हैं। यू टेल मी, अगर हमको रोड साइड पे जाते जाते अगर ठेस भी लग गई तो कितना पेन होता है। सुई धागे में डालने के टाइम पे, सुई धागे से सिलाई करने टाइम पे सुई अगर मान लो चुभ गई तो कितना दर्द होता है, थोड़ा सा दर्द होता है लेकिन दर्द होता है। इंजेक्शन लेने टाइम कितना बोंबलते हैं, काइंड ऑफ थिंग ना। तो छोटी छोटी चीजों से इतनी तकलीफ होती है तो जान देना मतलब बहुत बड़ी बात होगी भाई ये तो। लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक सो, आई डोंट नो वेदर आई एम करेक्ट इन दिस सेंस और नॉट, बट ये वीक लोगों का काम है। अब वीक होने के रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स टू टॉक टू, डोंट हैव अ फैमिली टू टॉक टू रिगार्डिंग द मैटर, आप अपने अंदर अपने आप को खाए जा रहे हो, तो दैट गिव्स यू द डिप्रेशन काइंड ऑफ थिंग एंड देन इट लीड्स टू द अदर थिंग्स। तो जिंदगी ऐसे जियो जिससे तुम लोगों से अटैच्ड हो, लोगों से बात कर सकते हो। जिंदगी में ऐसे तो कुछ लोग होने चाहिए ना जिससे आप खुल के बात कर सको। हाँ, आप बोलेंगे सर मेरे पास फ्रेंड्स है ना, देखो ये जो वर्ड है ना मित्र, दैट इंक्लूड्स मैत्रीन ऑल्सो, फ्रेंड्स।
बड़ा ही ओवर यूज्ड वर्ड है, ओवर हाइप्ड वर्ड है, ओवर रेटेड वर्ड है। हम किसी को भी अपना फ्रेंड बोलते हैं। अभी आप इस क्लास में हो, एक बेंच पे बैठे हो, लग लग के बैठे, आप किसी को भी बोलने के टाइम पे, इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे क्या इंट्रोड्यूस करोगे? शी इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। डोंट यूज दिस वर्ड्स। Instead, she is my bench partner. She is my class partner. She is the person to whom I know. But she or he is not my friend. फ्रेंड क्या होता है? जो एक दूसरे को समझते हैं। सब लोग फ्रेंड्स नहीं होते। सब लोग फ्रेंड्स नहीं होते। फ्रेंड्स वो होते हैं जो आपको संभालते हैं। जरूरत पड़ने पे हमारे आजू बाजू के लोग क्या हमको संभालने के लिए रेडी है? क्या हमारे अंदर से ऐसी आवाज आ रही है कि हम इनसे खुल के बात कर सके? नहीं, तो वो अपने फ्रेंड नहीं है। तो फ्रेंड जो वर्ड है ना, ये बड़ा ही ओवर यूज्ड वर्ड है। उसको ऐसे ही यूज मत करो किसी के लिए भी। हाँ, जैसे कि अभी मान लो आप एक ऑफिस में काम करते हो, यू कैन यूज शी इज माई कलीग, ही इज माई कलीग, वी वर्क टुगेदर। दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट वैल्यूइंग दैट पर्सन। अभी आप यहाँ पे बैठे हो तो प्रोबेबली आप दोनों, आई डोंट नो यू आर फ्रेंड्स और नॉट, बट यू कैन से दैट शी इज माई बेंच पार्टनर, शी इज माई क्लास पार्टनर एंड आई रिस्पेक्ट हर। ऐसे नहीं कि मैं उसको डिवैल्यू कर रहा है, शी इज नॉट माई फ्रेंड, इट्स नॉट लाइक दैट। शी इज माई बेंच पार्टनर, शी इज माई क्लास पार्टनर, आई डू रिस्पेक्ट, आई डू वैल्यू हर। वो जो कह रही है वो मैं समझती हूँ, लेकिन शी प्रोबेबली इज नॉट माई फ्रेंड। मैं उसको अपनी मन की बात नहीं बता सकता पूरी। तो ऐसे लोग होने चाहिए जिंदगी में। फ्रेंड्स बड़े कम होते हैं। The people to whom you know are many, but amongst all that friends are few. तो जिंदगी में ऐसे फ्रेंड्स बनाओ और उसके लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं जिनसे आप बात कर सको, जिनको आप अपने मन की बात बोल सको, खुल के बात कर सको कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ वगैरह वगैरह। जो आपको जज ना करे, जो आपको हर सिचुएशन में मदद करे, जो आपको इमोशनल सहारा दे। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते। इवन अभी मैं शादीशुदा हूँ तो मैं अपनी बीवी से भी बात नहीं कर सकता, अपने बच्चों से बात नहीं कर सकता, अपने पापा से, मम्मी से बात नहीं कर सकता। वो बातें आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते। और किसी को भी अपनी दिल की बात मत बताना, किसी को भी। मतलब आए गए सबको बता रहे, वो किस प्रकार से उसको वैल्यू कर रहा है आपको पता नहीं है। हाँ कि ना? सुसाइड की बात निकली है तो जिंदगी की नसीहत मैंने आपको दे दी। सुसाइड कौन लोग करते? जिनकी जिंदगी में ये लोग नहीं होते। इंस्टाग्राम पे आपके 10,000 फॉलोअर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुसाइड नहीं करेगा। बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सुसाइड कर चुके हैं, यूट्यूबर्स सुसाइड कर चुके हैं। क्यों? इतने फॉलोअर्स है उनके। गल्लीत मला विचारत नाही कोण कुत्रा आणि फेसबुकवर माझे म्हणे 10,000 मित्र। शुड नॉट बी लाइक दैट। हाँ कि ना? तुम्हारे जनाजे पे सुसाइड, अभी आई गेस 1-2 महीने पहले हमारे एक रिलेटिव ने, मतलब सुप्रिया के रिलेटिव है, उन्होंने सुसाइड कर ली। तो ऐसे मैं तो नहीं किया था बिकॉज आई डोंट नो देम वेल, बट यंग एज का बंदा, मतलब मेरे से छोटा एज का, आई गेस शुड बी 28 और अराउंड लाइक दैट। सुसाइड कर लिया उसने। तो फिर मैं चला गया घर पे, मतलब ससुराल पे चला गया मैं। तो वहाँ पे चर्चा हो रही थी बहुत सारी कि अरे पता है, मतलब उसके जनाजे पे, मतलब फ्यूनरल पे कितना भीड़, मतलब इतने सारे लोग, मतलब कम से कम 1000 लोग होंगे इसके फ्यूनरल पे, जनाजे पे। तो मैं सुन रहा था, भाई गए हुए लोग के बारे में बुरी बातें क्यों करना हम लोग। लेकिन फिर भी मेरे को रहा नहीं गया। मैंने बोला वो कैसे मरा? तो बोले उसने सुसाइड किया। मैंने बोला फिर जितने लोग जनाजे पे आए थे ना, उसमें से एक बंदा नहीं था जो उसको संभाले, उसको रोके कि भाई ये मत कर। उसमें से एक बंदा भी नहीं था जिससे वो बात कर सके कि मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम है। तो फिर क्या फायदा जनाजे में 1000 लोग आने का? काके ना, एक तो होना चाहिए ना, आउट ऑफ 1000 शुड बी समवन। एक भी होता ना तो वो जनाजे पे नहीं लेटा होता, डेथ बेड पे नहीं होता। तो एटलीस्ट एक तो फ्रेंड हो। एक, मैं नहीं बोला 2-3 फ्रेंड्स। फ्रेंड ज्यादा होने से तुम बड़े आदमी या अच्छे लोग बंदे नहीं बनते। अच्छे लोग जिंदगी में होके तुम अच्छे होते।
एक अच्छे इंसान की पहचान क्या है बताओ, कोई बताएगा मुझको? एक अच्छे इंसान की पहचान क्या होती है? व्हाट इज द क्राइटेरिया कि अच्छा बंदा है? और हाउ कैन यू से आई एम अ गुड पर्सन और नॉट? हाउ कैन यू जज मी कि मैं एक अच्छा इंसान हूं? ये अब कैसे पैरामीटर, कौन से चीजों को टिक करके आप समझ लोगे कि मैं अच्छा इंसान हूं? अच्छा, आई एम अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, चलो आई एम अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स इमोशंस, टिक, तो मैं अच्छा इंसान हूं। अच्छा, तो मेरा बिहेवियर अच्छा है, तो बिहेवियर इज अ टिक डाउन, ओके। सेकंड क्राइटेरिया, नंबर 3, कुछ तो क्राइटेरिया होगा ना। आप किसी भी पर्सन को जज करते हो, नहीं करते हो कि इससे बात करनी नहीं करनी है, तो व्हाट इज योर क्राइटेरिया? कैसी? सर मेरे को अच्छा लगा, भाई क्या ऐसा लगा भाई उसमें? तो अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है? एक ही बात चेक करने का, अगर किसी इंसान का दोस्त और नौकर दोनों पुराने हैं तो वो इंसान अच्छा है। जिसका दोस्त पुराना है और जिसका नौकर पुराना है वो बंदा अच्छा है। बड़ा ही डीप डाउन मीनिंग है उसका। अगर किसी इंसान का दोस्त बहुत ही पुराना है, मतलब बहुत सालों से वो उसका दोस्त है, दैट मीन्स इज अ गुड पर्सन। बिकॉज दो लोग एक साथ लंबे अरसे तक तभी रह पाते हैं जब वो दोनों अच्छे इंसान हैं। तो जो अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग वगैरह वगैरह वो सब उसमें है, इसीलिए दोनों साथ में। अब देखो अपने अराउंड फ्रेंड्स होते हैं, एक साल में, एक साल तक एक साथ होते हैं, उसके बाद फिर आप कितने स्कूल के फ्रेंड्स आपके अच्छे दोस्त हैं अभी? प्रोबेबली नो वन। लेकिन जब स्कूल में थे, लास्ट डे पे आप बहुत रोए होंगे गले मिलके, तो क्या हो उस रोने का फायदा? मतलब अभी आपकी उम्र बहुत कम है, अब जैसे उम्र में आगे बढ़ोगे, मेरे जैसे 50 साल के हो जाओगे, तो दैट डे यू विल रियलाइज, यू विल इवेल्युएट कि मेरे कौन फ्रेंड्स है। ऐसा मेरा कोई फ्रेंड है जो 20-25 सालों से पुराना मेरा फ्रेंड है, आज भी मेरे साथ है, फ्रेंड है, मेरे को समझता है। एवरी डे यूर मीटिंग डज नॉट इंप्लाई दैट यू आर फ्रेंड्स। जिसका दोस्त पुराना है वो अच्छा इंसान है। अब देखिए ये पर्सन है, इसके दोस्त कौन है? बहुत पुराने दोस्त है इसके, तो ये अच्छा इंसान है, इसीलिए वो साथ में अब तक है। तो वो हमको भी समझ सकता है, दुनिया को समझ सकता है, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग वगैरह सब उसके अंदर है, इसलिए दोनों साथ में। अदरवाइज कोई भी साथ में इतने वक्त तक नहीं रह सकता है। और जिसका नौकर पुराना है, नौकर समझ रहे हो? नौकर होते हैं ना, अपने से सबॉर्डिनेट होते हैं, मतलब अपने से नीचे के पायदान पे होते हैं, नौकर काइंड ऑफ थिंग। ड्राइवर हो, घर पे काम करने वाला, माली हो, ये हो, ड्राई क्लीनर हो, वट एवर इट, बट वो उसके साथ लंबे अरसे तक है। दैट मीन्स ही अंडरस्टैंड दैट पर्सन। किसी भी पर्सन के अंदर अच्छी बुरी दोनों बातें होती है, लेकिन सारी बातों को एक्सेप्ट करके उसने अब तक वो रिलेशन संभाला है। उसका नौकर जो है उसको समझता है, अपने से नीचे वाले लोगों को समझता है वो, इसलिए वो उसके साथ इतने समय तक है। ड्राइवर है मान लो किसी का, 10-20 साल हो गए वही ड्राइवर है उसका। अब ड्राइवर ने बहुत गंदे काम भी, गंदे मतलब गलतियां की होगी, अच्छे काम भी किए होंगे, इन स्पाइट ऑफ दैट ही इज विथ हिम। दैट मीन्स ही वॉन्ट टू स्टे दैट कनेक्टेड विद दैट पर्सन, दैट मीन्स इज अ गुड पर्सन हु स्टेज विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो आप किसी भी लोगों को ले लो अपनी जिंदगी में, सबके साथ अच्छी बातें बुरी बातें भी। तो अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है? जिसका दोस्त पुराना है और जिसका नौकर पुराना है, तो वो एक अच्छा इंसान होता है। आई बात समझ में? सुसाइड की बात कर रहा था, यू शुड हैव एटलीस्ट वन फ्रेंड टू हुम यू टू टॉक टू। और अगर लड़कियों आपको किसी ने अगर डराया धमकाया, जब मेरे से शादी करो मैं मर जाऊंगा, मर जा भाई, तू मर जा, तू मरने के लिए ही पैदा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये सुसाइड क्या क्वेश्चन हो सकता है? द आंसर इज यस। एग्जाम में अगर ये सवाल तो नहीं बनेगा, आएगा तो लिख के आना जरा, नहीं आएगा मेरे हिसाब से, आएगा सवाल तो वही बनेगा, एक्सप्लेन क्वेश्चन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स, या फिर कोई एक प्रैक्टिकल केस बना करके आपको पूछ लेंगे, बताओ भाई इसके अंदर क्या होगा। देखिए यहाँ पे, वेयर ए हस्बैंड ऑब्टेन अ रिलीज डेड फ्रॉम हिज वाइफ, रिलीज डेड मतलब डाइवोर्स की बात कर, एंड सन अंडर द थ्रेट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। वाह,
मतलब हस्बैंड ने अपने बीवी से रिलीज डीड मतलब कि डाइवोर्स ऑब्टेन किया है, क्या बोल करके कि मैं सुसाइड करूं, तुमने मुझको अगर डाइवोर्स नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। द ट्रांजैक्शन वॉज सेट असाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कोर्सन। सेट असाइड मतलब कि उसको वॉइड माना गया, वॉइडेबल माना गया। सेट असाइड करना मतलब बाजू में रखना, ऐसा ही नहीं है। सेट असाइड बाजू में रखना, उसको खारिज करना, कैंसल आउट करना, भैया सही नहीं है, गलत है, चल निकल यहां से। सुसाइड बीइंग फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड। एन एजेंट रिफ्यूज टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल अनलेस ही फ्रीज हिम फ्रॉम ऑल हिज लायबिलिटी। वाह, एजेंट है, उसने प्रिंसिपल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि कोई खाते वगैरह, लिखा पढ़ी वगैरह जो होती है वो देने से मना कर दिया, जब तक कि वो उसके लायबिलिटी से उसको मुक्त कर दे। लायबिलिटी मतलब कि प्रोबेबली एजेंट ने कुछ पैसे प्रिंसिपल को दे, प्रिंसिपल मतलब नॉट दैट कॉलेज वाला प्रिंसिपल मतलब एजेंसी के अंदर प्रिंसिपल जिसने एजेंट को अपॉइंट किया है। तो एजेंट क्या बोलता है कि मेरे पास जितने भी पैसे आए ना बिजनेस के अंदर तुम्हारे, वो मैं तुमको तभी दूंगा जब तुम मुझको मेरी लायबिलिटी से, हो सकता है उसने कोई नुकसान करा हो प्रिंसिपल का, तो मैं तुमको तभी पैसा दूंगा जब तुम मुझको बोलोगे कि मैंने तुमको अपनी लायबिलिटी से मुक्त कर दिया। बताएंगे क्या ये कोर्शन हुआ? बिकॉज वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मेरे पैसे वगैरह जो उसके पास है ना, वो अपने पास डिटेन कर रहा है, अपने पास रख रहा है, तो क्या वो कोर्शन हुआ? हाँ कि ना? यहां पे खत्म हुआ आपका क्या बोलो, कोर्शन। पूरा एक लेक्चर मैंने कोर्शन पे डेडिकेट किया हुआ है। कोर्शन का मतलब समझे? व्हाट इज कोर्शन? कोर्शन इज committing or threatening to commit any act which is forbidden by law, or unlawful detaining or threatening to detain any property, to prejudice any person with the intention to cause any person to enter into an agreement. What is the effect of coercion? ये हुआ उसका इफेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल होता है, किसके लिए? जिसका कंसेंट फ्री नहीं है। तो वो क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल मान सकता है या फिर उसको वैलिड मान करके एनफोर्स कर सकता है। हाँ, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल माना है तो अगर उसने कोई रिसीव किए बेनिफिट्स तो उसको क्या करना होगा? उसको वापस करना होगा। ये उसके इफेक्ट। क्या सुसाइड कोर्शन होता है? नीचे एक नोट लिख दो बस, राइट डाउन एनी नोट। सुसाइड कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। Suicide, committing or threatening to commit. Is coercion. Is coercion. नवंबर 19 का क्वेश्चन जो था वो ये है, एक्सप्लेन द टर्म, क्या बोलो, कोर्शन अलोंग विद इट्स इफेक्ट। तो आपने कोर्शन का ये डेफिनेशन लिखना है, हाँ कि ना, और उसके क्या लिखना है यहाँ पे, इफेक्ट। बात समझे? इसको आप आज होमवर्क मार्क करेंगे, मार्क इट एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 17 इज होमवर्क फॉर यू। अच्छा, क्वेश्चन 22 जो है ना, इसको आप थोड़ा सा होमवर्क मार्क कर लो आज का। आज के 2 होमवर्क, 3 होमवर्क है, कल का एक पेंडिंग था वो, और ये 2 होमवर्क। ये अनसाउंड माइंडनेस के ऊपर है, जो हमने देखा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया मैंने उसको। कैन सी हियर सेम क्वेश्चन नवंबर 2002 में भी आया हुआ था, है ना। एक्सप्लेन द कोर्शन, हाँ कि ना। अंडर इन्फ्लुएंस भी है इसके अंदर, लेकिन वो बाद में देखेंगे। ये नवंबर 9 का क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया, 5 मार्क के लिए सवाल आया हुआ था ये।
तो 5 मार्क के एंगल से उसका आंसर आपको लिखना है। जस्ट चेक कि कोई क्वेश्चन का और कोई क्वेश्चन है या नहीं है यहाँ पे, उसको भी साथ साथ कवर कर लेते हैं। 1997 में मैंने बोला हुआ था, वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज कोएर्शन एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? इफेक्ट। 5 मार्क के लिए उस टाइम पे भी ये सवाल आया हुआ था। स्टडी मटेरियल के अंदर भी वो कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अभी अभी तो अंडे इन्फ्लुएंस शुरू नहीं कर सकता हूँ मैं, तो एक काम करो, होमवर्क करके मैंने जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कोएर्शन वाला, अभी जो हमने डिस्कस किया ना 17 नवंबर है ना ये, चलो इसको लिखना शुरू करो प्लीज। राइट डाउन द क्वेश्चन ऑफ दिस, होमवर्क का एक क्वेश्चन लास्ट में खत्म कर दो। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, बिकॉज अंडे इन्फ्लुएंस अभी शुरू करूंगा तो वो खत्म आधा अधूरा रह जाएगा, तो नए लेक्चर पे उसको शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
whenever you have written the answer, okay, nobody will write down in paragraph ever. पैराग्राफ में कोई नहीं लिखेगा, लिखेगा तो पॉइंट में ही लिखेगा 1 2 3 4. हाँ, डेफिनेशन पूछा है तो डेफिनेशन को आपको क्या करना होगा, एज इट इज लिखना होगा 2-3 लाइनों में कंटिन्यूअसली. एक्सप्लेनेशन, डिस्कस, whatever question they have asked, even the practical questions, fact of the case, provision, conclusion, 1 2 3 4 पॉइंट में ही आएगा. समझे? पैराग्राफ में कोई नहीं लिखेगा. कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, मेंटालिटी क्लियर होना चाहिए. हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, हम कोई स्कूल का एग्जाम नहीं लिख रहे हैं जहां पे आप जो भी लिखो, जैसा भी लिखो, सर एडजस्ट कर लेंगे, मैडम एडजस्ट कर लेंगे. इट इज नॉट लाइक दैट. मेक श्योर करना कि आप हमेशा प्रेजेंटेबल आंसर लिख रहे हो. वैसे भी अपना हैंड राइटिंग बड़ा माशाल्लाह है, बात समझे? तो उसमें से भी ये लिखोगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा. इमेजिन यूर सेल्फ एज ए एग्जामिनर, आप खुद एग्जामिनर हो, तो आप कौन सा पेपर चेक करना पसंद करोगे? जो एकदम प्रॉपरली लिखा हुआ है कि जो पूरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, प्रॉपरली प्रेजेंट किया हुआ ना? तो अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है तो हमारे एग्जामिनर की भी वही एक्सपेक्टेशंस होगी ना, नालायक कहिए. तो हमेशा लिखने के टाइम पे कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज मैनर में ही लिखेंगे. जिप लगा, पक्का. और दूसरी बात, जब आप आंसर लिख रहे हो, जो भी की वर्ड्स है, हाईलाइटेड वर्ड्स, क्रक्स वर्ड जो होते हैं ना आपके आंसर में, जो उस आंसर का मेन क्रक्स है, उसको आप लिखते समय ही अंडरलाइन करेंगे. स्कूल में, कॉलेज में पूरा आंसर लिखने के बाद फिर पढ़ करके अंडरलाइन करते थे हम लोग. उतना समय अपने पास यहाँ पे नहीं होता है. जैसे लिख रहे हो वैसे अंडरलाइन करने का. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया हुआ है, कमिटिंग किया ना अंडरलाइन, थ्रेटनिंग कमिट, अनलॉफुल थ्रेटनिंग टू डिटेन, किया है कि नहीं किया? जैसे आप लिख रहे हो वैसे अंडरलाइन करते जाओ. वाई? बिकॉज जैसे आप अंडरलाइन करोगे ना, एग्जामिनर पहले 2-3 क्वेश्चन आपके डिटेल में चेक करेगा. उसके अंदर उसको समझ आ जाएगा कि बच्चा क्या करता है, मेन वर्ड्स को हाईलाइट करता है. तो उसके बाद के क्वेश्चन जो ना, प्रोबेबली मेरा ये मानना है कि वो पूरा आंसर चेक ही नहीं करेगा, वो बस हाईलाइटेड वर्ड देखेगा. एंड ही विल बी अंडर व्हाट, द कंफर्ट जोन व्हाइल चेकिंग योर पेपर. तो जो बंदा कंफर्ट में है वो अच्छे नंबर देगा. उसको जितना ज्यादा परेशान करोगे आप पेपर चेक करने में, उतने कम नंबर, वो इतने नंबर काटेगा आपके. पता चला उसके बीवी से उसका झगड़ा हुआ, पेपर आपका चेक कर रहा हूं, बीवी ने उसको परेशान किया, आपका पेपर परेशान कर रहा है. ऐसा नहीं होगा, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, रोबोट थोड़े पेपर चेक कर रहा है, उसका भी कोई मेंटालिटी साइकोलॉजी होगा, उसके साथ भी कुछ घटा होगा जिंदगी में उस दिन पे, और पता चला हमारा नसीब इतना झंड है कि उस दिन अपना ही पेपर चला गया उसके हाथ में चेक करने के लिए. जितना हो सकता है उतना एग्जामिनर को कंफर्ट देने का. ये बात समझ में? देखिए, वर्डेबल को ऑनलाइन करेगा, हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन, उसको ऑनलाइन करेगा. रिस्काइन द वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, रिस्टोर द बेनिफिट, मनी पेड. ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है, उसको हाईलाइट करो ना. हाँ कि ना? इससे क्या होगा, एग्जामिनर को कंफर्ट आएगा. अब मैं जो फॉलो कर रहा था वो आप फॉलो ना करिए, मतलब ये इंडिविजुअल पॉइंट है. मैं क्या करता था पता है आपको? मैं जो आंसर के जो कीवर्ड्स है, 1-2 कीवर्ड्स होते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट है, बाकी कीवर्ड्स होते हैं. थ्योरेटिकल पेपर में भी मैं क्या करता था पता है आपको? एग्जाम में राउंड करता था. सर ये तो गलत करने पे करते हैं, मैं खुद करता राउंड उसको. अब ये मत करिए, मतलब सब सारी चीजें टीचर की फॉलो करना ऐसा नहीं होता है. जो तुम्हारा कंफर्ट है वो करो. अकाउंट्स के अंदर भी कुछ बैलेंसिंग फिगर्स वगैरह होते कि नहीं होते, जो उसका आंसर होता है. आई यूज टू राउंड दैट, बिकॉज वो मेरी आदत थी. जब मैं पढ़ाई खुद से करता था, जब मैं खुद से राइटिंग प्रैक्टिस करता था, तो आई यूज टू राउंड दैट. जब मैं लिख रहा था लॉ का आंसर, ऑडिट का आंसर, वॉट एवर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो आई यूज टू राउंड दैट. जब मैं सर हमको बोलते थे ना ऐसे लिखो राउंड, तो क्या होता था, जब मैं बाद में रिवाइज करता था तो मेरे को पूरा आंसर पढ़ने की गरज ही नहीं. मैं बस वो क्या क्या राउंड किया है वही पढ़ के निकल जाओ. कम से कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट्स आते थे उससे. तो वो क्या था, वो आदत लगी मुझको. जब तक मैं राउंड नहीं करता था ना, तब तक मेरे को कंफर्ट ही नहीं आता था. अब देखिए आप, जब मैं पढ़ाता हूं ना तब भी राउंड करता हूं. मतलब ये मेरी अभी आदत बन चुकी है.
ये आदत इतना ज़्यादा हो चुका है ना, 2-3 years बिफोर वी परचेस वन प्रॉपर्टी, तो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आया था मेरे पास, एडवोकेट ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मेरे पास दिया था। तो कैसा होता है, डॉक्यूमेंट पढ़ने के टाइम पे अपना सेंस ज़्यादा नॉर्मली पढ़ रहे हैं, जैसे हम एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो ओरिजिनल आया था मेरे पास, जो कि रजिस्ट्री के लिए जाने वाला था। तो मेरे हाथ में ऐसे मैंने पेन लिया, बाय दी व्हाट आई कैन से आदत, एंड आई स्टार्टेड सर्कलिंग, अमाउंट को सर्कल किया, पार्टीज के नाम को सर्कल किया, कौन बेचने वाला कौन खरीदे, एंड देन आई रियलाइज एक पेज होने के बाद अरे ये तो ओरिजिनल है। फोटो कॉपी होती जेरोक्स वगैरह तो ठीक है, मैं चेक करने के लिए, ओरिजिनल को मैंने हाईलाइट किया रे ऐसे राउंड राउंड। तो वकील को फोन किया, बोले ये पेज थोड़ा चेंज करके दे दो, बिकॉज, और पेंसिल से भी नहीं, मैंने पेन से किया था। अभी ऐसा पेज, अभी मान लो ऐसा किया हुआ पेज अगर रजिस्ट्री के लिए जाएगा तो गवर्नमेंट से के ऑफिस से मेरे को लात मार के बाहर निकालेंगे, मत पूछो कहा। हाँ कि ना। तो ये आदत है मेरी आदत एग्जामिनेशन में भी कंटिन्यूड रही, मैं हाईलाइट करता था, प्रोबेबली उससे फायदा बहुत हुआ मेरे को, बहुत फायदा। सारे अभी खुद की अचीवमेंट बोलना ये बहुत, खुद के मुंह से खुद की अच्छाई करना, लेकिन इसका फायदा होता है। अब तक सारे, एक आध दूसरा एक्सेप्शन है, लेकिन सारे थियोरेटिकल जो क्वेश्चन पेपर थे ना, उसके अंदर सबको एग्जाम्शन है। इसको एग्जाम्शन समझ रहे हो ना, अबाउट 60 मार्क्स जब अगर आते हैं किसी को किसी भी पेपर में, उसको एग्जाम्शन बोलते हैं। एग्जाम्शन का मतलब क्या होता है, अगर तुमने, वो आई गेस इंटर लेवल से शुरू होता है, आई डोंट नो अबाउट फाउंडेशन है कि नहीं, मतलब फाउंडेशन में नहीं है शायद, या है, आई डोंट नो, एग्जैक्ट चेक करना पड़ेगा। तो किसी भी पेपर में आपको 60 अबव मार्क्स मिलते हैं ना, तो आपको अगले 3 एग्जाम उस पेपर को नहीं देना होता है, अगर आप फेल हो गए प्रोबेबली। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको, तुम्हारा अकाउंट्स है, लॉ है, मैथ्स एंड इको, तुमको अगर मान लो अकाउंट्स में मिल गए 60, लॉ में 39, इसमें 39, इसमें 39, तो फेल है। लेकिन ये पेपर तेरा एग्जाम्ड है, तो अगले 3 एग्जाम तुमको बस यही 3 पेपर देने हैं। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एग्जाम्शन, समझे बात। हाँ, अगले 3 एग्जाम में भी तू क्लियर नहीं कर पाया तो फिर तेरा एग्जाम्शन खत्म हो जाएगा, फिर 4th एग्जाम से तुमको सारे 4 पेपर देने होंगे। दिस इज द एडवांटेज ऑफ एग्जाम्शन। सो मेरा तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जिस एग्जाम में मेरे को मिला एग्जाम्शन, उसी एग्जाम में मैं पास भी हो गया, तो नीड नॉट टू कि मैंने एग्जाम्शन कैरी फॉरवर्ड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहने 60 मार्क्स मिलना बहुत बड़ी बात होती है भाई यहाँ पे। तो इट वॉज लाइक दैट कि थ्योरेटिकल पेपर में एग्जाम्शन मिले विद डूइंग दिस ऑल दिस सर्कल एंड ऑल। I never scored less than 80 marks in accounts ever. मेरा टारगेट पहले से ही, फाउंडेशन में भी था, इंटर में 2 बार अकाउंट्स का पेपर था, अभी तो एक ही बार ही है, ग्रुप 1 में था, ग्रुप 2 में था, अभी तो एक ही बार ही है। इन द फर्स्ट ग्रुप आई स्कोर्ड 83 मार्क्स इन अकाउंट्स, इन सेकंड ग्रुप आई स्कोर्ड 81 मार्क्स, एंड इन फाइनल आई कंटिन्यूड, आई स्कोर्ड 80 मार्क्स इन अकाउंट्स। और मैंने सोच के रखा था कि 80 ही स्कोर करना, उसके नीचे नहीं, बिकॉज अकाउंट तो अपना मतलब फेवरेट सब्जेक्ट होता है सबका, उसमें नंबर नहीं मिलेंगे तो क्या घंटा मिलेंगे, फिर तो क्या घंटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। और ये फेवरेट सब्जेक्ट होता है जिसमें हम थोड़ा कंफर्ट होता है हमारा। पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं बोल सकता मैं, आई कैन से कंफर्ट वाला सब्जेक्ट है, जो हमको आता है, बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग ये, तो उसमें हम लोग खेल सकते। लॉ में नहीं खेल सकते मैथ्स में नहीं खेल सकते, खेलने जाओगे वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अकाउंट्स में ईयर एंड देयर करके कुछ ना कुछ तो हम लोग बना लेते हैं, हाँ भाई हो गया भाई तड़का मारना है तो पहले जीरा डालो कि पहले कुछ डालो, सिनेमन डालो, कुछ भी उल्टा पुल्टा हो गया तो चलता है, तो वो अकाउंट्स है इधर उधर का करके कुछ थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है, बिकॉज वी कैन प्ले विद दैट बिकॉज वी आर कंफर्ट। लॉ में इधर उधर का तड़का मतलब ये 1 2 3 4 यही स्टेप्स है, अदरवाइज तड़का खराब हो जाएगा आपका, बात समझे। तो by the grace of God and by the blessings of parents, I able to score this good number in the CA examination. तो मैंने ट्राइड टेस्टेड मेथड आपको बता दिया, तो आप भैया राउंड बिन में तो छोड़ दो, एटलीस्ट ऑनलाइन तो करो लिखने के टाइम पे। तो अब से जब भी आप आंसर लिखोगे घर पे और लिखने के टाइम पे है, बाद में नंतर कर दो, 1 मिनट भी नहीं होता
सर वो पट्टी लेके करू क्या? तुमचा पेपर काय ऑस्करला पाठवणार नाहीत, साहित्य अकादमीला तुमचा काय पेपर पाठवणार, बघा काय लिहिला है पेपर। अपने को क्या पास होने का, निकल जाने का, जल्दी जल्दी सीए बनने का, यही अपना ऑब्जेक्टिव है, बाकी अपना ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमको किसी को दिखाना नहीं कि देख मैंने कहीं साल लिखा मस्त, मेरे को भाई पास कर, मेरा ऑब्जेक्टिव वही है। मेरे को तेरे थोपड़ा ही नहीं दिखने का, इंस्टीट्यूट को बोलो मेरे को थोपड़ा ही नहीं दिखना है मेरे को, जब है एग्जाम पास कर लो निकल जाऊंगा, अपना अपना काम धंधा करूंगा, ये इसमें मेरे को नहीं बैठने का जिंदगी भर। तो एक बार एक पढ़ाई करनी है, एक बार एग्जाम देनी है, एक बार ही पास होना है। शाहरुख खान नहीं बोलता है प्यार एक बार ही होता है, शादी भी एक बार होती है, बच्चे भी एक बार ही होते हैं वगैरह, जो वॉट आई डोंट नो एग्जैक्टली द डायलॉग ऑफ इट। तो हमारा सीए का एक ही है, एक बार पढ़ाई, एक बार एग्जाम, एक बार पास, एक बार सीए, हटा दो उसको, जिंदगी जियो भाई, बार बार इसी में अटकने का नहीं। ओके, तो उसके लिए ज्यादा एफर्ट करने पड़ते, वो करिए बस, ठीक है मेरी बात। चलिए सो रुक जाते हैं हम लोग आज के लेक्चर के लिए। आज के लेक्चर पे हम लोगों ने कोअर्शन को फिनिश किया हुआ है, तो कल जब मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे, क्या बोलो, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे।